बुखार ऐसा सच नहीं है, जिसम दर्द कोई ऐसा सच नहीं है, लेकिन हाँ जो थकन है रास्ते की, जो थकन है सफ़र की, जो वहाँ जाने की थकन थी, वो सब है। आमीन। ऐसे माशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ है कि जितना जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताऊँ। मैं नहीं चाह रहा आपको एक ही ब्लॉग में सारा कुछ बताऊँ, क्योंकि यार वो इतना गिचमिच हो जाएगा ना, आप समझ में भी नहीं पाओगे। ये हमारा खानदानी पोज, मैं भी ऐसी तस्वीर खिंचवाता था कभी, सब मेरी मतलब सिस्टर्स भी, अली भी, सबके ऐसे पोजेस होते हैं माशाल्लाह, सबके ऐसे पोजेस होते हैं। अच्छा तो भाई जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा उम्र के लिए क्या क्या सामान लेके जाना है। डॉक्यूमेंटेशन पहले मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक आपको क्विक ओवरव्यू दे दूंगा। उम्र मैंने अल्हम्दुलिल्लाह के हुक्म से 4 की है। पानी भाई बहुत खरीदना है, यहाँ आपका भाई आपको यही मशवरा देगा कि आप अपने साथ एक पानी की बोतल कैरी करें। हरम में एक स्पेस है जहाँ पे पानी आप आबे ज़मज़म भर सकते हो, वहाँ से भरते रहो एनी टाइम पानी भाई। हरम में पानी जाओ वहाँ भर लो, मदीने में आओ हरम जाओ वहाँ पे पानी भर लो बॉटल। यहाँ ये मसला था भाई सऊदी में कि भाई उर्दू ही सॉरी वो अरबिक ही बोलेगा ना, उर्दू बोल सकता है ना कुछ और बोल सकता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को नोटिस में रखना भाई, अरबी वहाँ आपको बिल्कुल इज्जत नहीं देने वाला। बारी बार बार कभी मुझे कॉल आ जाए फिर माशाल्लाह अज़ान हो जाए, तो बस जल्दी जल्दी से मैं आपको इतना बता देता हूँ कि सबसे पहले भी मैं आपको दिखा देता हूँ चीज़ें ले जाने के लिए क्या ज़रूरी है। और भी देखने के लेकर गया था, अरे भाई कुछ खुद भी दिमाग लगा लेना ना यार, हर चीज़ मेरी देख रही है, मैं पतलून और चटनी की तरह लेकर गया हूँ। कन्वर्जन लगाना है ना अगर, तो उस चीज़ पे लगाना है जैसे आपकी शॉपिंग है, कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ खरीद रहे हो जो आपको लग रहा है कि यार मेरी अभी, जैसे मुझे लगा कि मुझे शॉपिंग को हाथ नहीं लगाना स्टार्टिंग में, सिवाय एक उस वक्त के बैंगल के जो एक ही करो 1 रियाल के एक था, 1 रियाल के एक मतलब 2 रियाल के वो बैंगल्स ले लिए थे मैंने। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आप जा रहे हो, मुझसे तो एक भंड हो गया था, आप मत करना बैगेज के ऊपर, ये सीन हो गया। अब मैं आपको जो बता रहा था कि वापसी में मुझे वो भारी क्यों लगा, क्योंकि भाई यहाँ से जाते हुए ही मेरा वेट था जो लगेज का वो 23 kg प्लस 7 kg का मेरा हैंड कैरी था। ये तो हो गया था 23.5 या 24 kg के आसपास, तो यही लगेज हो गया था मेरा जाते हुए। अब वापसी में खजूरें थी, तकब्बुर कह रहा हूँ, माफ करें, तबर्रुकात थे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, बेहतरीन होंगे। तो हाजिर आज के व्लॉग के साथ। मेरा गला देख रहे हो, आवाज़ बिल्कुल बंद हुई थी। ये तबीयत मैंने आपको कहा था जब यहाँ आऊँगा कराची तबीयत बिगड़ेगी, और वही हुआ मैं। चलो कोई मसला नहीं, ठीक हो जाऊँगा इंशाल्लाह। देख लो नाक बंद, जितनी भी दफ़ा नाक साफ़ करूँ फिर बंद, फिर साफ़ करूँ फिर बंद, गला आवाज़ ही नहीं निकाल रहा। सबसे ज़्यादा तो इन 2 चीज़ों से परेशान हुआ हूँ। बुखार ऐसा सच नहीं है, जिसम दर्द कोई ऐसा सच नहीं है, लेकिन हाँ जो थकन है रास्ते की, जो थकन है सफ़र की, जो वहाँ जाने की थकन थी, वो सब है। अब आप देखो ना, रेस्टलेस कब से था, जब से इस घर की शिफ्टिंग हो रही है उसके पहले से। तो उस टाइम फिर माशाल्लाह शिफ्ट पे काम करके फिर उम्रा माशाल्लाह अब आया हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अब रेस्ट हो जाए, शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल ऑफिस का टाइम हो गया है, मंडे है आज, ऑफिस चलते हैं। तब गर्म पानी में पाँव डुबो रहे, नाश्ता वास्ता कर लिया था, और उसके बाद बहुत गर्म है, ठंडा पानी थोड़ा पानी इसमें बहुत गर्म है। नमक और गर्म पानी के लिए वो डाल के ऐसे पाँव डाल रहे हैं उसमें। हाँ वो वैसे मैंने नाश्ता वास्ता सब कर लिया था, सारे काम हो गए थे। अब बस ये पाँव ज़रा भिगोना था इसके अंदर अपने, और उसके बाद थोड़ा सा मालिश वालिश करवाई है पाँव की मैंने, उंगलियों की बहुत खलियाँ पड़ी हुई थी, ताकि थोड़ा बेहतर हो सके, तबीयत बेहतर हो जाए तो मैं काम धंधे को देख सकूँ अपना, वरना घर से बैठा मैं कुछ ना कुछ छोटा मोटा कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ब्लॉग बनाने का भी दिल नहीं चाह रहा, इतनी हिम्मत नहीं हो रही है, बहुत बहुत तकलीफ़ हो रही है। अल्लाह से दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक आपके भाई को सेहतयाबी तो दूसरी अता फरमाए, आमीन। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश हो गया, चेंज कर लिया, जल्दी से भी नमाज़ पढ़ते हैं। असर की नमाज़ भी हो गई है, तो यहीं से पढ़ के और असर की नमाज़ और फिर निकलते हैं ऑफ़िस के लिए, जाके चाय नमाज़, और फिर इंशाल्लाह ताला आज उम्रे के बाद ऑफ़िस का पहला दिन, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसानी करे, रोज़गार में बरकत दे अल्लाह पाक, आमीन। हम सब की नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर निकलते हैं ऑफ़िस के लिए। खाना भी तो खाना है, वो खा के जाएंगे इंशाल्लाह ताला। के जी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली, और मैंने और सफ़ात मैंने इतनी प्यारी दुआ करी दोनों ने मिलकर माशाल्लाह से। मैं दुआ करूँ, सफ़ात भी बोले मेरे साथ आमीन बाबा आमीन, है ना सफ़ात? गुड गर्ल, माशाल्लाह माशाल्लाह करे, आमीन ऐसे माशाल्लाह। तो अब बस खाना खाने लगा हूँ, खाने में बड़ा कुछ स्पेशल मिलने वाला है आज, बर्गर दिखाऊंगा जब तैयार होके आ जाएगा, और खाना खा के इंशाल्लाह निकलते हैं ऑफ़िस के लिए।
और बस यही लाइफ है इंसान की। और अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए इंसान को हमेशा। जो आपके पास है वही ख़ास है, वही सबसे बेस्ट है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, माशाल्लाह। मेरा अंडे वाला बर्गर, अंडे वाला बर्गर। मुस्तफा भाई क्या है ये? बर्गर है, बर्गर है। एक आपका एक बाबा का। ओके, पापा का। आपका भी तो है। हाँ पापा का। हाँ हाँ हो मैडम के आपने एक्सप्रेशन देखे। हाँ हाँ बाबा का भी है। हाँ हाँ उसका फातिमा का भी है माशाल्लाह। पापा का। ओके, चाचू। चाचू चाचू तो है ही नहीं ना, अभी बाबा ही है। वैसे चाचू का है इसके, इस टाइम आए नहीं अभी तक चाचू इसके। मम्मी नहीं गया पापा। ओके 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 पापा जी। ओके, चले बर्गर खाए। बिस्किट। चले फिर भाई बर्गर खाते हैं, निकलता ऑफिस के लिए। हाँ भाई देख रहे हो घर के कपड़ों में तो समझ भी रहे होगे क्या सीन है भाई। सीन कुछ ऐसा हो गया है कि मुझे ना असल में अभी जैसे उम्र की वजह से आया हूँ तो लोगों का मिलना मिलाना बहुत अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, पूछ रहे हैं, सारे मामला ऐसे ही है। अल्लाह पाक आगे भी ऐसे ही रखेगा। अभी जब तक तो माशाल्लाह से जितने लोग नहीं मिले मुझे अभी तक उनके लिए तो भाई ना मैं लेट हो गया था, फिर मैं ऑफिस नहीं गया। मुझे मार्केट जाना था, छोटे छोटे से 2-4 काम थे, लेकिन जाना है मुझे दूर। तो मैंने कहा कि यार मैं वो भी करके आ जाता हूँ। अब मैं लेट हो गया ऑलरेडी। और वैसे ही मेरा काम ज़्यादातर जो होता है ना भाई वो रात का होता है, क्योंकि कुछ काम ही ऐसा है कि वो होता ही रात को है। तो मैंने कहा मैं घर बैठ के कर लेता हूँ वो काम। तो फ़िलहाल अभी करना ये है कि मुझे मार्केट जाना है, मैं मार्केट से वो काम करके आ जाता हूँ। देन उसके बाद फिर रात में घर में बैठ के मैं काम कर लूँगा। हालांकि मैं वो बंदा हूँ जो कहता हूँ कि एक इंसान अगर दिन उसका ऐसा भी काम है ना कि यार उसको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं भी है, तब भी यार वो डेली ऑफिस जाए। मर्द अच्छा लगता है डेली सुबह या अपने वक्त पे दफ्तर जाए, वहाँ से घर आए। बेशक उसका रोज़गार ऐसा है कि उसको दफ्तर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन उसको होना ऐसे ही चाहिए कि यार वो वक्त पे दफ्तर जाए, वक्त पे घर आए। इज़्ज़त उसी में बनती है सबकी। तो मैं सबको ये हालांकि ताकीद करता हूँ, सलाह करने की कोशिश करता हूँ। फ़िलहाल थोड़ा मामला मेरा खुद का ऐसा है, शिफ्टिंग आपने देखी तो यार फिर ज़ाहिर सी बात है कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस के अंदर इंसान बैठ के भी नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी गई है ना, वो वाला मामला है। अल्लाह माफ़ करे बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ कि यार एक्सेप्शनल केस है भाई। शिफ्टिंग, थकन, उम्रा, अल्हम्दुलिल्लाह वापस आया तो अब लोग मिलने आ रहे हैं, उस चक्कर में काम मिस हो रहा है। उल्टा मेरे लिए बहुत टफ़ टाइम है अभी ये, क्योंकि मैं काम भी देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ उसको उसी उसी फोकस के साथ रहकर काम को देख सकूँ। और फिर माशाल्लाह से आ रहे हैं लोग मिलने मिलाने के, वो भी हैं। फिर मुझे भी कहीं जाना था तो वो भी था। बाकी बहुत कुछ है बताने को, बहुत कुछ है समझाने को। इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ है कि जितना जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताऊँ। मैं नहीं चाह रहा आपको एक ही ब्लॉग में सारा कुछ बताऊँ, क्योंकि यार वो इतना गिचमिच हो जाएगा ना, आप समझ में भी नहीं पाओगे। तो रोज़ थोड़ा थोड़ा आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको रोज़ जो बात मैं कह रहा हूँ वो सिर्फ यहाँ पे यहाँ ना जाए, यहाँ की बात यहाँ तक पहुँचे। तो समझो बात को। इसलिए मैं भी आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ ताकि जहन नशीन हो, बात समझ आए आपको। बात सब कुछ एक साथ बता दूंगा ना तो वही वाला मामला है कि यार एग्ज़ाम करीब आते हैं तो एक इंसान एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें से समझ कुछ नहीं आता है। तो पूरी 10 चैप्टर की जो बुक है वो एक दिन में बंदा पढ़े फ़ायदा नहीं है। बेहतर ये है कि रोज़ डेली एक चैप्टर पढ़े, डेली आधा चैप्टर पढ़े तो समझ रहेगा। फिर ऐसे करते करते सारी मामलात है। अब बस मार्केट चलते हैं, अली का वेट करूँ, वो आ जाए, बाइक लेकर गया हुआ है काम से घर के। और फिर वहाँ से आके इंशाल्लाह ताला कोशिश करता हूँ कि आपको जो आगे मैं दिखाना चाह रहा हूँ मामला उम्रे के हवाले से जो बताना चाह रहा हूँ वो बता दूँ, ठीक है। लो भाई आ गया, ये निकलते हम लोग मार्केट के लिए। ओके जी, तो भाई आपका भाई हो गया रेडी जाने के लिए मार्केट, और हम थोड़े से लेट हो रहे हैं। जल्दी जल्दी निकलते हैं मार्केट, सामान लेते हैं, सामान लेके वापस आते हैं। बीच में एक आधा कोई सरप्राइज़ है वो आपको मैं बताऊँगा। बाय बाय। बाय पापा। ओए होए माशाल्लाह, बाय गुड़िया। पापा। भाई हम लोगों ने जो शॉपिंग करनी थी करके बैठ गए खाना खाने के लिए। ठीक है भाई, खाना खाते हैं। आज अली की असल में बर्थडे, अब हम बर्थडे शर्ते बनाते नहीं हैं तो अभी को बस खाना खिला दिया मैंने, समझ रहे हो, मामा ने मना किया था। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहुँच गए भाई घर अल्हम्दुलिल्लाह। ठंड बड़ी ज़बरदस्त थी और इसी ठंड में बाइक चलाने का बड़ा ही मज़ा आया। चलो भाई, रोटी शोटी तो खा ली थी, बड़ी खुशबू होती है यार कैब से। जो सामान लेना था, ख़रीदारी करनी थी वो हो गई। अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी है,
बहुत सारी बातें करनी है, करते हैं शुरू। माशाल्लाह माशाल्लाह उस्मा फातिमा ऐसे माशाल्लाह पकड़ पकड़ के प्यार कर रही है। बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए हैं, पापा बाबा आ गए। बाबा ओए होए मेरी शहजादी माशाल्लाह, मेरी लाडली, पापा आ गए हैं, आ गए पापा। ये हमारा खानदानी पोज। मैं भी ऐसी तस्वीर खिंचवाता था कभी, सब मेरी मतलब सिस्टर्स भी, अली भी, सबके ऐसे पोजेस होते हैं माशाल्लाह, ओके सबके ऐसे पोजेस होते हैं। पापा बाबा आ गए, आ गए बाबा। टेंटा ठंडे याद, टेंटा ठंडे याद, बाबा टेंटा आता हमारी ठंडे आता है। मेरी जान, बाबू को मिस कर रही थी आप माशाल्लाह। इन्ना पार ओए 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 ओए। मामा पापा आते मम्मा पापा आ गए जी, पापा आते पापा आ गए, बाबा। उस वक्त बाबा आ गए। तब प्यार कर रही है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तो भाई जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा उम्रे के लिए क्या क्या सामान लेके जाना है। डॉक्यूमेंटेशन पहले मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक आपको क्विक ओवरव्यू दे दूंगा। भाई 3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला पासपोर्ट, उसके ऊपर लगता है आपका वीज़ा, उसके बाद आपकी आ जाती है टिकट। ये तीनों चीज़ें आपकी हो जाए, देन आफ्टर दैट आपका डेफिनेटली सी बात है कि फिर आपने उड़ के पहुंचना है सीधा। अब वहाँ जाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है आपको, वो है होटल बुकिंग, ठीक है, जहाँ जाओगे बस स्टे करने के लिए। उसके अलावा जो चीज़ें ले जाने में है, एहराम कम से कम 2 एहराम लेके जाना। एक टॉवल वाला ले लो, एक आप सादा वाला ले लो, वो मैं आपको पीछे चल के दिखा भी दूंगा। मज़ीद क्या है, मज़ीद ये था कि यार जितना भी आपका तामझाम होगा ना, लाइक 15 दिन के लिए जा रहे हो, 10 दिन के लिए जा रहे हो, 21 दिन के लिए जा रहे हो, आपको अपना जितना भी सामान है उस हिसाब से लेकर जाना है, चाहे कपड़े, चाहे जूते, चाहे बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। अभी बताता हूँ आपको। अच्छा मज़ीद ये कि भाई होटल्स कहाँ से बुकिंग करवाने हैं, भाई मैंने तो अपना सब कुछ अपने एजेंट के थ्रू करवाया था, ठीक है, तो उसके अंदर मुझे कोई फटीक आई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। होटल में कितना दूर रखना है ये आपकी देखो फिजिबिलिटी के ऊपर है। मैं आपको हमेशा बोलूँगा जितना हो सके होटल अब तक करीब रखो, चाहे मक्का का चाहे मदीना का। मक्का का इसलिए भी आपको क्लोज रखना मसला नहीं है कि वहाँ की शटल बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। जब आपके नमाज का टाइम होगा तो वो शटल आपके आगे पीछे है, अगर आपको वेट करना पड़ सकता है, आराम से वापसी में वेट करना पड़ सकता है। मैंने भी 2-2 घंटे भी बाद दफ़ा वेट किया है, बट वो मेरी गलती थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आपको वापसी में किसी भी बस में बैठ के बाहर एक पार्किंग स्पेस है वहाँ पहुँचते हो, वहाँ पर आपको अपनी बस का वेट करना होता है। और मज़ीद आपके होटल के, मेरे होटल के आसपास वाली बस भी थी, मैं तो उनमें भी चढ़ जाया करता था और पहुँच जाया करता था अपने होटल, क्योंकि वो बराबर वाले होटल की भी बस है। मैं उसमें चढ़ के उसको बोला भाई जौहर उतरता हुई, जिसको बोला आ जा चला जा, बैठ गए अपने होटल, वहाँ उतरे अपने होटल पहुँच गए। तो ये मामला भी चलते थे, कॉपरेटिव आपका हो जाया करता था। मदीना में मैंने शटल सर्विस भाई एक्सपीरियंस ही नहीं करी, लेकिन मैंने लोगों के अभी तक रिव्यूज़ ये सुने थे कि भाई वो सही नहीं होती है। तो मेरा होटल बहुत मैंने करीब रखवाया था, मैं पैदल ही आप देखते थे मोड़ के पहुँच जाया करता था चलते फिरते। तो ये है सीन होटल्स का। होटल्स के नाम मैं बता चुका था, जौहर तौहीद फॉर मक्का, विसाम इंटरनेशनल और उसको विसाम अल मदीना भी कहा जाता है, वो था मेरा मदीने का होटल। मदीने में मेरा स्टे था 5 दिन 4 रातों का, और बाद मक्का में मेरा स्टे था 10 दिन 9 रातों का। यानी ओवरऑल मेरा जो था वो 15 डेज़ एंड 14 नाइट्स का मेरा प्लान था, जिसमें पहले जाके 5 दिन 4 रातें मैंने की मक्का की, दैन उसके बाद मैं चला गया मदीना, 5 डेज़ एंड 4 नाइट्स मदीना, दैन आफ्टर दैट वहाँ से वापस मक्का आया, 5 डेज़ एंड 4 नाइट्स मक्का हो गया। उम्रे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह के हुक्म से 4 किए। पहला यहाँ से जाती बड़ा उम्रा हो गया, दूसरा मैंने मस्जिद आयशा से किया, आपने व्लॉग्स में देखा होगा वो छोटा उम्रा। तीसरा उम्रा मैंने ऐसे किया कि मैं जब मदीना आया और मदीना से जब वापस मैं मक्का जा रहा था, वो मेरा एक और उम्रा हो गया, वो बड़ा उम्रा हो गया माशाल्लाह से। चौथा उम्रा मेरा प्लान ये था कि मैंने कहा मैं ज़ियारतें तो कर ही रहा हूँ, तो मैं ताइफ चाह रहा था। ताइफ से वापसी पे बड़ा मिकात पड़ता है, वो मैंने मिकात से होते हुए जो मैंने आपको बताया था वो बहरीन, कुवैत, कतर, इस तरह के वो ममालिक के लिए वो मिकात है। तो वहाँ से जब आज वापसी में जा रहा तो मेरा वो बड़ा उम्रा हो गया। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह 4 उम्रे मेरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। खाना पीना कहाँ से करोगे आप, देखो मैंने आपको बताया था कबूतर चौक वाला जो रोड है आप उस पर जाते हो, वो पूरी एक मार्केट से बनी हुई है। वहाँ से आप राइट हैंड के ऊपर किसी भी गली में चले जाओ, दम यार बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं। रेफरेंस के तौर पे आप मेरा ये वाला व्लॉग देखना, इस व्लॉग के अंदर मैंने प्रॉपर गाइड किया हुआ है कि आप कहाँ जाओगे, कहाँ पे कौन सी गली में मुड़ोगे, कहाँ पे आपको बस मिल जाएगी, कहाँ से आपको खाना मिल जाएगा, कितने का खाना मिलेगा। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, क्विक ओवरव्यू। अगर आप दाल सब्ज़ी खाने वाले बंदे हो, आपको तकरीबन समझ लो कि 7 रियाल से 8 रियाल की फुल प्लेट मिलती है। हाफ़ प्लेट आपको मिलेगी 5 से 6 रियाल तकरीबन, समवेयर अराउंड आपको हाफ़ प्लेट मिल जाती है दाल सब्ज़ी की। अगर आप खा लेते हो चिकन या फिर मटन, तो चिकन और मटन जो है ना वही वो सेम प्राइस है, वो 12 रियाल कोई देगा, कोई आपको 15 देगा, ये रियाल के बाद चलते हैं।
मैं मटन ही खाया था और मैं हाफ प्लेट ही लेता था सिंगल प्लेट, तो वो मुझे पड़ती थी समवेयर अराउंड 8 से 10 रियाल, इंक्लूडिंग कोल्ड ड्रिंक वो अलग है। 2.5 रियाल की आपको कोल्ड ड्रिंक का कैन मिल जाया करता था। रोटी उसमें शामिल होती है और वो बड़े साइज़ की अक्षी की रोटियाँ होती हैं तो 2 रोटी आपको मिल जाएगी हाफ प्लेट के साथ, यानी कि सिंगल प्लेट के साथ, और आपको बड़ी प्लेट मिल जाएगी, आई मीन फुल प्लेट के साथ आपको मिल जाती है 4 रोटियाँ, कहीं कहीं पे 3 मिलती हैं। तो अगर आप 2 बंदे हो ना, रच के खाओगे, यकीन करो। ये तो हो गया आपका खाने का। नाश्ते में आप क्या करते हो? नाश्ते में आप लो भाई एक चाय, एक अंडा ऑमलेट, या शायद चने ले लो, अंडा ऑमलेट नहीं लो तो, और ये एक ले लो आप आई मीन पराठा वहाँ अकेला आपको ख़रीदना पड़ता है, कैसे वो भी बता देता हूँ भाई। अगर आप ऑमलेट ले रहे हो तो ऑमलेट के साथ आपको मिलेगा एक पराठा, कहीं पे आपको मिलेगा, कहीं आपको 1 रियाल का लहजा से पराठा लेना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से आ जाती है बात रोटी की। आप अगर लेते हैं वो क्या वाला, कोई भी सालन जिसमें चने आ जाते हैं, कोई दाल है, सुबह कोई ऐसी चीज़ है, चने भाई आपको सीधी सी बात है 6 रियाल के आपको या 5 रियाल के चने की प्लेट मिल जाती है, साथ में उसके 3 नान होते हैं या 2 नान होते हैं, कहीं कहीं पे डिफरेंट होता है। आप सुबह का नाश्ता ही कर लेते हो, साथ में लेते हो आप 2 रियाल की चाय, मज्जानी लाइफ, सुकून पैकेज। पानी भाई बहुत खरीद रहे हैं, यहाँ आपका भाई आपको यही मशवरा देगा कि आप अपने साथ एक पानी की बोतल कैरी करें। हरम में एक स्पेस है जहाँ पे पानी आप आबे ज़मज़म भर सकते हो, वहाँ से भरते रहो एनी टाइम पानी भाई। हरम में पानी जाओ वहाँ भर लो, मदीने में आप हरम जाओ वहाँ पे पानी भर लो बॉटल, तो आपको पानी ख़रीदना नहीं पड़ेगा। और कहीं पे भी आपको पानी की डिस्पेंसर कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। हरम में आबे ज़मज़म सिर्फ और सिर्फ सॉरी मदीना के हरम में आबे ज़मज़म आपको सिर्फ अंदर कूलर्स में मिलता है और वो भरना अलाउड नहीं है। वो छोटी बोतल के लिए मना नहीं करते, वह छोटी बोतल होती है 330 ml की है, 300 ml की है, उसमें मना नहीं करते। लेकिन जो बड़ी बोतल्स होती हैं हाँ उसमें ज़रूर मना करते हैं। आप 1-1 लीटर की, लोग 5-5 लीटर के वहाँ पे वो बंगाली जो है ना वो बेच रहे होते हैं वो डिस्पोजेबल बैग्स होते हैं पानी के, वो बेच रहे होते हैं, लोग उसको भी लेके उसमें पानी भरते हैं, तो वो मना किया जाता है। इनफैक्ट आपको बाहर ही जो है ना वो शुरता रोक लेगा, हरम में जाने ही नहीं देगा आपको लेने के लिए। तो एक तो ये चीज़ हो गई। लेकिन मक्का के अंदर तो आपको जगह जगह हमें ज़मज़म ही मिलेगा, वहाँ पे कोई हमें ज़मज़म के अलावा का नलका है ही नहीं। हर उसके ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पे ज़मज़म है, यहाँ पे ज़मज़म है, यहाँ पे ज़मज़म है। हरम के अंदर अगर आप मस्जिद वहाँ पे चले जाते हो, मक्का के सामने जो वहाँ अंदर है वहाँ पे भी कूलर्स ही हैं, वो आपको वहाँ भरने नहीं देंगे। आप भरने की कोशिश करोगे वो बोलेंगे बाहर चले जाओ, बाहर जाके आप वहाँ पर भर लो। तो मैं भी ऐसे ही किया करता हूँ। तो भाई ये सीन था। अब बाकी बात आ जाती है दवाइयाँ क्या लेके जाओगे। देखो वैसे तो अगर आपको कोई पैरामेडिकल कंडीशंस नहीं है तो एक नॉर्मल इंसान क्या लेके जाएगा, पैराडॉल आप वो ले जाओ। जिस्म दर्द की दवाई इसके अलावा कोई और होती है जैसे नाइस होगी वगैरह, एक्सप्रेसी। एक जिस्म दर्द पे लगाने के लिए जैसे विंटोजीन होती है, जैसे एक जेल होती है, आप वो लाजमी लेकर जाना, आपको उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। पेट दर्द के लिए फ्लाइजेल ले जाओ। वहाँ मेडिकेशंस पहली बात महंगी है, दूसरा वहाँ पे मेडिकेशंस वो नहीं है। सबसे बड़ा क्योंकि वहाँ इशू है ना भाई वो है लैंग्वेज बैरियर। वो इंग्लिश बोलना नहीं जानते और बोलना चाहते भी नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगता। बंगाली होते हैं वहाँ पे, लेकिन आप ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे हर चीज़ बंगाली के हाथ में भी नहीं है ना, तो आपको कहीं ना कहीं हर बात बंगाली से आप उर्दू में बात करना चाहोगे भी तो वो भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो कहीं ना कहीं जब आपको अरबी से बात करनी है, क्योंकि बंगाली जैसी बात है एक स्टाफ के अंदर है, लेकिन अगर बात की जाए अथॉरिटीज़ में तो वो तो बंगाली नहीं है, वो तो सारे के सारे शुरता या जो गार्ड्स हैं वो अरबिक ही है। तो वो नहीं समझते इंग्लिश और वो नहीं बोलना चाहते इंग्लिश, वो कहते हैं अपने बात करो अरबी में करो। ये बड़ा एक मसला है। मैं अभी तक दुबई भी नहीं हूँ, लेकिन सुना है कि दुबई के अंदर ये मामला है, लेकिन दुबई में इंग्लिश बोली जाती है तो वहाँ पे मसला नहीं होता है। यहाँ ये मसला था भाई सऊदी में कि भाई उर्दू ही वो अरबिक ही बोलेगा, ना उर्दू बोल सकता है ना कुछ और बोल सकता है। 1-2 उर्दू के अल्फाज है वही बस है, हाँ जी ये नहीं वो नहीं बस। खैर बार ये तो ये मामला था। तो कोशिश कीजिएगा कि कोई ऐसा मामला रखें कि जिसमें उन लोगों को कोई आप ट्रांसलेटर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ले अपने पास। मैं किसी एप्लीकेशन को यूज़ तो नहीं कर रहा था, लेकिन मैं क्या करता था, मैं रखता था गूगल ट्रांसलेट को साथ साथ काम करते हुए। एक सेकंड एक कॉल ले लूँ फिर आपसे बात करता हूँ। जैसा मैं आपको बता रहा था कि आप लोग भी गूगल ट्रांसलेट को यूज़ कर सकते हो। गूगल ट्रांसलेट को यूज़ ऐसे कर सकते हो आप कि आप एक तरफ से अपनी स्पीच करो कि आपको जो चाहिए, लाइक एक तरफ आप सिलेक्ट कर लो लेट्स सपोज उर्दू, एक तरफ आप सिलेक्ट कर लो अरबिक, ठीक है। अब जब आप उर्दू में अरबिक करना चाह रहे हो तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, आप या तो टाइप कर लो, नहीं तो आप उसको प्रेस करो, उसमें एक माइक का ऑप्शन बना हुआ होता है। एज ए स्क्रीनशॉट में यहाँ अटैच करो, देख लो माइक का ऑप्शन यहाँ बना हुआ होता है। अब आप इसको प्रेस करोगे टैप करके और आपको जो बोलना है बोल दोगे, जैसे कि भाई साहब ये चीज़ आपने कितने की दी, या फला रास्ता कहाँ पड़ेगा, आपने ये चीज़ ओके किया। दूसरे टैब में लाइक ये वाला टैब और ये वाले टैब में फ़र्क है। पहले में आप सिलेक्ट करोगे कौन सी लैंग्वेज आप इनपुट कर रहे हो, उसमें डिटेक्ट लैंग्वेज भी कर दोगे तो भी ठीक है। दूसरे के अंदर आपने अरबिक सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और वो जब अरबिक सेलेक्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर देगा अरबिक के अंदर। उसमें ऑप्शन होगा स्पीकर का, एक ऐसे छोटा सा ही आइकन बना हुआ आ रहा होता है, और जब उस स्पीकर के आइकन के ऊपर आप प्रेस करोगे वो ऑटोमेटिकली स्पीच करना शुरू कर देगा, बोलना शुरू कर देगा, आपको कुछ नहीं करना। तो मैं इस तरह गूगल ट्रांसलेट को भी यूज़ कर रहा था, आप भी कर सकते हो।
इसके अलावा जैसे ही आप लैंड करोगे ना वहाँ पे, यहाँ से जाते हुए, खैर सबसे पहले एयरपोर्ट से जाते हुए ही जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी 3 आपने कॉपीज़ बनानी है। सेट क्या होगा? आपका टिकट, आपका वीज़ा, आपके होटल की चेक, जो स्केड्यूल है आपके होटल की बुकिंग है, इन तीनों के आपने 3-3 सेट बनाने हैं। इन तीनों का एक मजबूरी, एक चीज़ आपका एक सेट होगा। तो ऐसे 3 सेट आपने बनाने। पहला सेट आपका जो है वो कराची एयरपोर्ट पे ही ले लिया जाएगा, जिसमें वीज़ा ही लिया जाता है ज़्यादातर। टिकट और होटल की बुकिंग वो लोग नहीं लेते, उनका ज़्यादा सरोकार वीज़ा से होता है। उसके बाद पासपोर्ट पे स्टैंपिंग हो जाएगी, सारी चीज़ हो जाती है, आप फ्लाई कर जाओगे। जब वहाँ लैंड करोगे वहाँ पे भी ये चीज़ चेक होगी, वो अपने पास रखते नहीं है। जब आप पहुँचोगे वो सीधा आपका थंब लगवाएंगे, फिंगर लगवाएंगे और आपका काम सेट है। उसके बाद आपको बोलेंगे ठीक है भाई बाहर दफ़ा हो जाओ, आप बाहर चले जाओगे, ठीक है। तो वहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को नोटिस में रखना भाई, अरबी वहाँ आपको बिल्कुल इज्जत नहीं देने वाला। वो बहुत रेसिस्ट लोग हैं। मुझे उसको देख के बोल के भी अफसोस फील हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रूथ इज़ बिटर। तो ये है, बहुत कड़वा सच है, ये है वहाँ मामला। तो ये हो गया। उसके अलावा जब आप वहाँ पर जाओ तो याद रखें कि वहाँ पे आपको कोई स्पेशल केस सिनेरियो कि आप उम्रे पे हो, आप हज पे हो, आप हाजी हो, कोई स्पेशल इज्जत नहीं दी जाने वाली, ठीक है। वो यहाँ ही होता है कि हार फूल पहनाए जाते हैं, वहाँ पर ठुड्डे मारे जाते हैं, ठीक है। उधर बड़ा शुरता आपके साथ ना जलालत वाला सलूक करता है, धक्के देना, ये करना, वो करना, यहाँ नमाज नहीं पढ़ो, वहाँ नहीं पढ़ो, नमाज का टाइम नहीं, हरम में जगह नहीं थी, तो मैं 1-1, 2-2 घंटे पहले हरम पहुँच के नमाज के लिए अपनी जगह बनानी पड़ेगी। उन लोगों के लिए आप अकेले उम्रे पर हाजी नहीं हो, उनके लिए दुनिया जहान से लोग हाजी आते हैं, तो उनके लिए कोई स्पेशल केस नहीं है हज पे हो, ठीक है। उनके लिए आप एक नॉर्मल इंसान हो जो उनके मुल्क में आया हुआ है चंद दिनों के लिए, और खाने काबा को 4 चक्कर लगाएगा, 7 चक्कर लगाएगा और चला जाएगा, ठीक है। बाकी बातें अजान की बात करता हूँ। बारी बार बार कभी मुझे कॉल आ जाए, फिर माशाल्लाह अजान हो जाए, तो बस जल्दी जल्दी से मैं आपको इतना बता देता हूँ कि सबसे पहले भी मैं आपको दिखा देता हूँ चीज़ें ले जाने के लिए क्या ज़रूरी है। मैं जो चीज़ों को ज़रूरी समझ के लेके गया था, मज़ीद क्या चीज़ आप लेकर जाना चाहते हो वो लेकर जा सकते हो, कोई मसला नहीं है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बात इतनी सी है भाई, वहाँ जाके ना अपना ये जो है ना, ये इसको इतना प्रिपेयर कर लेना इस लिहाज से कि भाई वहाँ पे कोई इज्जत नहीं मिलनी आपको। बी का पाकिस्तानी जिम्मेदार भी खुद है, वो मैं आपको आखिर में बताता हूँ। पहले आपको कपड़े दिखा दूँ, चीज़ें दिखा दूँ, बाद में बताता हूँ क्यों आप वहाँ पे जाओ तो तैयार रहना जलालत के लिए। अल्लाह का शुक्र है मेरी कहीं नहीं हुई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो मामला मैं देख के आया हूँ, मैंने वो चीज़ फील करी है। ये वहाँ हर पाकिस्तानी फील करता है, आप भी फील करोगे, और उसकी वजह आप, मैं, हम खुद हैं। बताता हूँ क्या है। अच्छा, शुरुआत करता हूँ एहराम से। मैं 2 किस्म के एहराम लेकर गया था, आप दिखाओ। एक ये है टॉवल वाला, ये एक अच्छे फैब्रिक का था। इसकी कॉस्टिंग भी मैं आपको बताता रहूँगा ताकि आपको साथ साथ अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। ये अच्छे फैब्रिक में था, एक ये था और प्लस साथ में था ये कॉटन वाला एहराम, ठीक हो गया। इसके अलावा मैं तो खैर बहुत सारे कपड़े लेकर गया था। उसकी वजह ये थी कि अब डेली मुझे दूसरे कपड़े पहनने पड़ते थे। एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ ब्लॉगर, मुझे जैसे मुझे आपको डेली एक कपड़े नहीं दिखाने होते, तो मैं एक दिन एक कपड़े पहने, दूसरे दिन दूसरे कपड़े पहनता था, तीसरे दिन तीसरे कपड़े पहनता था। हालांकि एक नॉर्मल इंसान एक दिन में 2 कपड़े तो पहन ही लेता है, तो मैंने वो भी नहीं करा था, तो मैं कपड़े बहुत ज़्यादा लेकर गया था। तो कपड़े के तौर पर मैंने ज़्यादातर अपने देखे सिर्फ शलवार कमीज़ रखे थे। ज़्यादातर जो पैंट शर्ट थे वो मैंने पहने ही नहीं थे। तो ये शलवार कमीज़ सारे में लेकर गया था अपने, कुछ नए, कुछ पुराने, कुछ सफ़ेद, कुछ ये। गंजा हो गया था, जैसे हर मर्द जाएगा तो गंजा होगा, तो मैंने ये किया था, मैं मफलर्स लेकर गया था जो आपने मेरे ब्लॉग्स में देखे थे, जो मैं बदल के ये 3 मफलर्स पहन रहा था। ये 3 ही कलर मिले थे भाई मुझे, और नहीं मिले थे वरना मैं और ज़्यादा भी लेकर जाता। तो ये 3 मफलर्स थे मेरे, जो आपको नज़र आ रहे हैं 1, 2 और 3 जो मैं लेकर गया था। और भी देखने के लेकर गया था। अरे भाई कुछ खुद भी दिमाग लगा लेना ना यार, हर चीज़ मेरी देख रही है, मैं पतलून और चंगे की तरह लेकर गया हूँ। अच्छा, ये शेविंग मशीन थी, वो शेव सेट करने के लिए वहाँ हर 2 दिन में करता रहता था, वो थी। अच्छा, दवाइयाँ बाद में दिखाऊंगा। इसके अलावा कपड़ों में जितना मैंने कहा, देखो ये कपड़े वाला मामला जो है ना, वो ऐसा है जैसे कि आप कोई कुकिंग का ब्लॉग देख रहे हो और उसमें एट दी एंड वो डॉक्टर क्या वो कहते हैं ना, वो कुक सॉरी, नमक हस्बे जायका, तो कपड़ा हस्बे जायका, हस्बे मामूल, हस्बे वो क्या बोलेंगे जिसाम। जो भाई आपका अभी का माहौल था वहाँ पे वो ये था कि मदीना बहुत ठंडा था, कराची जैसा मौसम था इस वक्त, जो रात में आपका हो जाएगा तकरीबन कोई 10-11 डिग्री, और सुबह आपका दिन में चलता रहेगा 30 से अंदर मतलब 26, 25, 24, 22, ये दिन का होता था वहाँ पे। ये मदीने का था। मक्का का ये था कि दिन में आपका 35, 31, 30 इतना था, और रात में आपका हो जाया करता था कभी 26, कभी 23, कभी 20, और वो काबिल बर्दाश्त है। 16 भी तक गया था, लेकिन वो काबिल बर्दाश्त है।
हवा के साथ चल रहा था, बेहतरीन खुशगवार मौसम था मक्का का। दिन में लेकिन बहुत गर्म होता है मक्का। अब कोशिश करो कि आपकी मेरे को आपकी अपनी इस्तात अपनी वसत के ऊपर है। हर बंदा ये कोशिश करता है कि तवाफ़ करना है, उम्रा करना है, रात में करें, दिन में आराम करें और नमाज़ें बेशक पढ़ते रहे साथ साथ। तो ये हर कोई अपनी अपनी सेटिंग करता है कि मैं मगरिब से इशा के दरमियान सो जाऊँ, सॉरी गलत बोल दिया, फजर से ज़ोहर के दरमियान सो जाऊँ। कुछ ऐसे करते हैं, कोई कहते हैं कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के जब वापस आया तो फिर ज़ोहर से असर के दरमियान थोड़ी देर सो गया और रात को फिर वहीं पे रहते हैं, हरम में तवाफ़ करते रहते हैं। ये मामला होते हैं, ये आपके ऊपर होती है सारी चीज़ें। कपड़े वपड़े में तो हो गया, आपको मैंने दिखा दिए कि मैं कितने सारे शलवार कमीज ज़्यादातर लेकर गया था। अप टू यू, इफ़ यू थिंक यू आर सुटेबल इन कंफर्टेबल इन पैंट शर्ट, आप पैंट शर्ट ले जाओ भाई, कोई ममानियत नहीं है। आप शलवार कमीज कंफर्टेबल हो उसमें वो चले जाओ। और पर्सनली स्पीकिंग शलवार कमीज़ इज़ वेरी कंफर्टेबल, ज़रूर लेके जाना शलवार कमीज़, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कंफर्टेबल रहोगे आप उसके अंदर। पैंट शर्ट में थोड़ा कंफर्टेबल आप रहते हो, ठीक है। इसके अलावा बैग्स आपको दिखा देता हूँ। मैं 3 बैग लेकर गया हुआ था। एक मेरा ये वाला बैग था जो पीछे पहनता था, जिसमें मैं जूती भी डाल देता था। एक और बैग था उसमें मैं अपना एहराम डालता था या मेरे कपड़े रखता था। एक बैग जो थे मेरा वो ये था साइड बैग। अब इस साइड बैग में इतनी सारी पॉकेट्स थी कि इसमें एक पॉकेट में मेरा अपना पासपोर्ट रखा हुआ था, अपने डॉक्यूमेंट्स रखे हुए होते थे। एक के अंदर मैंने अपनी ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेकर गया था यहाँ से, वो ड्राई फ्रूट्स भी रखता था। अब ड्राई फ्रूट में काजू, बादाम, पिस्ता, अंजीर, अखरोट, पिस्ते, ये मतलब ये सारी चीज़ें इम्तियाज़ से ले ली थी मैंने। और वहाँ पे घर से कुछ शॉपर्स लेकर गया था और उन शॉपर्स में थोड़े ड्राई फ्रूट डाल दिए और वो उनको मिक्स कर दिया। मिक्स ड्राई फ्रूट हो गए और उसको मैं जब ज़रूरत हुई थोड़ा थोड़ा खा लिया। इस क्वांटिटी को मेंटेन रखते हुए कि दिन में मैं अपनी एक मुट्ठी से ज़्यादा नट्स ना खाऊं। जितना डॉक्टर कहते हैं कि एक मुट्ठी है जितनी आपकी, इतने ही नट्स खाओ, वही खा रहा था। ये सीन हो गया। तो वो सारी चीज़ें भी इसमें डाली हुई होती थी। प्लस जो डेली के कुछ सामान थे जैसे कि ख़त बनाने का था, वो तो चलो खैर बैग में होता था। मेरी मसवाक, टूथपेस्ट में नहीं लेकर गया था, सिर्फ बगैर उसके टूथब्रश की कर रहा था। कोशिश कर रहा था मेरे मुंह से स्मेल ना आए कोई भी आर्टिफिशियल। इतर रखता था अपने साथ, वो नहीं रखता था, वो क्या नाम है, परफ्यूम नहीं रखता था किसी भी किस्म का। इतर ही लगाना था नॉन एल्कोहलिक। टेंशन ही ख़त्म कि ये एल्कोहलिक है या नहीं है, परफ्यूम ख़त्म, बात लगाओ ही नहीं। इतर लगाओ, जान छोड़ाओ, मत जानी लाइफ, सुकून पैकेज। और क्या चीज़ थी रखी हुई होती थी। और पहले दिन ही जाती ना, मैंने उस वक्त के लिए बैंगल्स दिए थे। वो पूरा टाइम मेरे साथ रहे, उम्रे में, तवाफ़ में, सारी चीज़ों में वो मेरे पास होते थे। वो इमोशन जुड़ गया था तो उसका जिक्र कर दिया। इसके अलावा और फेस वॉश होता था, फेस क्रीम होती थी। मुझे पता है जब धूप में जा रहा था एक दिन मैं काला हो गया, ठीक ठाक झुलस गया, तो मैंने कोई क्रीम लगानी शुरू करी। खैर ये सारी चीज़ें मैं अपनी बता रहा हूँ भाई, आप अपने ऊपर आप खुद समझते हो क्या क्या चीज़ें आपको ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बता रहा हूँ आपकी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो कि आप तो मेडिकेटेड सनब्लॉक यूज़ करते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं अपना बता रहा था, ये सारी चीज़ें आपकी अपनी भी है, बेशक है नहीं होंगी। आपको इसके अलावा ज़रूरत में क्या चीज़ें हो सकती हैं, लोग लेकर जाते हैं केटल। अपनी केटल किस लिए, कि चाय गर्म करनी है, पानी गर्म करना है, उसमें कोई ग्रीन टी पीना चाहता है तो ग्रीन टी पीता है। तो ये सारी चीज़ें वो टी बैग्स पाकिस्तान से लेकर जाते हैं कि वही बनाते रहें और उसको यूज़ करते रहें। इसके अलावा लोग अपने लेकर जाते हैं वो क्या बोलते हैं उसको, सालन वगैरह जो आपका घर का खाना होता है ना, उसको लोग कंटेनर में टिन करा लेते हैं या उसका एक एल्युमिनियम फॉइल के अंदर पैकिंग होती है वो करवा लेते हैं। तो वो 20-25 दिन आपका आराम से चल जाता है। फिर उसको गर्म करते रहो, खाते रहो। आई पर्सनली डोंट लाइक दिस थिंग, मुझे नहीं पसंद। खाना खाओ तो ताज़ा खाओ, समझ रहे हो। ये बासी नहीं कि टिन का रखा हुआ फिर निकाला और फिर खाया। बेहतर ये है आप वहीं से जाओ, कोई ज़्यादा महंगा खाना नहीं है भाई। जब उम्रे में जा रहे हो इतना तो बंदा खर्चा कर ही लेता है। बेशक मैं अपनी वसत अपनी इस्तात की बात कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपनी इस्तात अपनी वसत के ऊपर देखोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अफोर्ड कर रहा हूँ और कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। भाई जिसका जो सही लगे वही करना। कल को मुझे बोलो आपने तो ये बोला था, आपने तो वो बोला था। मैं इतना बोल रहा हूँ कि आप जो वहाँ पर जाओगे आपको सब अल्लाह पाक वहाँ पर दिलवा देंगे, ठीक है। महंगाई कोई वहाँ नहीं है। आपके दिमाग में महंगाई है कि वहाँ जाऊँगा तो इतना खर्चा, तो उतना खर्चा। हाँ वहाँ जाओगे तो खर्चा है भाई। यहाँ से निकल के साला गोलमार्ग जाने के लिए रिक्शा वाला भी इतने पैसे मांग लेगा आपसे, तो है। अब पेट्रोल मत देखने जाते ना कि पेट्रोल कितने का लग रहा है उसका, वो कमा रहे हैं, तो वो भी सब कमा रहे हैं वहाँ पे। इतना महंगा नहीं है सऊदीया, ठीक है। तो कुछ चीज़ों के ऊपर कन्वर्जन रेट पे कैलकुलेटर मत लगाना। अपने खाने पीने पे मत सोचना कि पाकिस्तानी रियाल से कितना मैं पाकिस्तानी रुपीज़ से मैं रियाल में कन्वर्ट करूँ तो कितना मेरा खर्चा आ रहा है। यकीन करो खा नहीं पाओगे वक्त कभी खाना वहाँ पे। कन्वर्जन लगाना है ना अगर, तो उस चीज़ पे लगाना है जैसे आपकी शॉपिंग है। कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ खरीद रहे हो जो आपको लग रहा है कि यार मेरी अभी, जैसे मुझे लगा कि मुझे शॉपिंग को हाथ नहीं लगाना स्टार्टिंग में, सिवाय एक उस वक्त के बैंगल के जो यकीन करो 1 रियाल के एक था, 1 रियाल के एक मतलब 2 रियाल के वो बैंगल्स ले लिए थे मैंने, दैट्स इट। अब 2 रियाल का पाकिस्तानी करो तो 150 रुपये बनता है भाई, और ज़्यादा स्पेसिफाई कर दूँगा चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें ऐसे हैं कि मैंने उसको कन्वर्जन पे हाथ नहीं रखा था। मैंने सिर्फ सोचा कि मुझे अभी ज़रूरत देखनी है, जब मेरा सारा उम्र का मामला डन हो जाएगा उसके बाद मैं पहुँचूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली चीज़ आपने वहाँ जाते साथ ही लेनी है सिम की है 3 कंपनीज़। नंबर 1 ज़ेन, फारिक,
2 मोबिली, 3 STC। STC अभी तक मैंने जितना देखा द बेस्ट वन। दूसरे नंबर पे मोबिली, तीसरे नंबर पे जैन। मैं इत्तेफाकन जब रात में पहुंचा 2 बजे के टाइम हरम, तो वहाँ पर मौजूद ही थी सिर्फ जैन का केबिन, तो मैंने जैन की सिम ले ली, क्योंकि मुझे ज़ाहिर सी बात है सिम चाहिए थी, मुझे रब्ता करना था पाकिस्तान, और मैं जद्दा से नहीं सिम ले सका था। मैंने मक्का पहुँच के भी हरम पहुँचता रहा था, तो हरम के दरमियान रास्ते में जो आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में देखा है, सारे इस तरह स्ट्रीट के ऊपर लोग खड़े हुए थे, तो वहाँ पर वो 3 केबल्स लगे हुए थे, मैं एक ही एक्टिव था, वो जैन का था। जैन का इंटरनेट बिल्कुल फारिग है भाई, 5G वगैरह सारे नाम का है। STC बहुत ज़बरदस्त चलता है, VIP। तो अगर कोशिश करो सिम लो तो STC की लो या मोबिली की लो, बेशक थोड़ी सी जैन के मुकाबले में महंगी है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक हो गया। इसके अलावा मेरा काम था, मुझे डेटा ज़्यादा चाहिए था, क्योंकि मैंने वहाँ से ब्लॉग्स बना के पाकिस्तान अपने एडिटर को भेजने होते थे, तो मैं उसको व्लॉग को भी, क्लिप्स को भी भेजना होता था, तो मुझे डेटा चाहिए था ज़्यादा। फिर मैंने उसका निकाला जुगाड़। वो जुगाड़ क्या है वो मैं आपको बिल्कुल ब्लॉग के आखिर में बताऊँगा। फिलहाल की बात ये है, छोड़ो यार कि आखिर में बताऊँगा, बता के जान छोड़ाता हूँ ना यार आपको भी। आप अगर लगे हुए थे लंबी मैं भी कर रहा हूँ, आप भी सुन रहे हो, और मजबूरी थी, जब ब्लॉग ऐसा ही होना था तो होगा। पागल है, पहले खींच रहा है फिर रोक रहा है, गाड़ी है, पागल है कुछ लोग। अच्छा, तो वहाँ पे जो मैं मॉल जाता था बार बार, वो सिर्फ खाना खाने नहीं जाता था। एक वहाँ पे ये सुकून था कि बंदा बैठ जाता है सुकून से, आराम से चिल मारता है, एंजॉय करता है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, आगे पीछे लोग अच्छे अच्छे दिख रहे होते हैं आपको, खैर वो तो हर जगह ही दिखते हैं, तो वहाँ बैठ जाता था। अच्छे लोगों से मतलब मैं पूडी शूडी की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, समझ रहे हो। अच्छे लोगों से मतलब ये है कि आप कहीं जाते हो, 4 लोगों के बीच में बैठते हो, तो जैसी लाहौर जैसे लोग वैसे क्या। ख़त्म करो ना ये बात, टॉपिक पे आता हूँ। टॉपिक क्या है, उस मॉल में इंटरनेट का ये होता था, आपको डेली 2 घंटे मिलते थे मुझे, लेकिन वो नंबर पे इंटरनेट चलता है, पूरे सऊदी में नंबर पे इंटरनेट चलता है। अगर आपने वहाँ की सिम नहीं ली हुई तो आप उसका इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते, एयरपोर्ट हो, मॉल्स हो, कहीं पे भी हो। जैन का, STC का, मोबिली का, तीनों का लिखा हुआ आता है इंटरनेट का KSA, यानी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया डैश फ्री वाईफाई डैश जो कंपनी होती है। जैसे STC है तो STC लिखा होगा, जैन है तो जैन लिखा होगा, और अगर मोबिली है तो मोबिली लिखा होगा। अब वो जब आप उसको कनेक्ट करते हो, ओपन वाईफाई आ रहा होता है, उसको क्लिक करोगे, कनेक्ट होगा, कनेक्ट होने के बाद आप उसको उसमें देखोगे जाके, वो क्या बोलते हैं, लगा के वो आपको सीधा बोलेगा चेक, उसको साइन इन करो। साइन इन करते हो आप अपने मोबाइल के उस नंबर से जो सऊदी सिम आपने खरीदी होती है। अब आप उसमें साइन इन करोगे। अच्छा, इसमें ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपने जैन का है तो जैन के नंबर ही डालना पड़ेगा, STC की कंपनी है तो SST का ही आपको डालना पड़ेगा, नहीं। अगर आप वाईफाई एक्सेस कर रहे हो STC का, जैसे मैं STC का वाईफाई एक्सेस कर रहा था, तो मैं जैन का नंबर डाल देता था, वो हो जाता था, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये सीन है। तो वो करके उसके बाद जस्ट वो आपको एक कोड भेजता है, आप उसको कोड को इनपुट करते हो, कहते हैं ठीक है भैया आपको 2 घंटे का इंटरनेट मिल गया। क्या ज़बरदस्त फास्ट वाला काम होता था। यूँ 10 मिनट में ब्लॉग जो है ना वो पूरे पोस्ट हो जाएगा, वो वहाँ पे क्लिप्स उसके मैं पाकिस्तान भेज दिया करता था, फॉरवर्ड कर देता था। ये सीन था भाई। तो मैं वहाँ उस मॉल्स वगैरह में इसलिए जाता था कि वहाँ पे एक स्टेबल कनेक्शन होता था, चलते फिरते भी आपको हर जगह वाईफाई मिलता है। एक जगह मैंने रियाद में पहुँच के, मुझे किसी ने बताया, मैंने कनेक्ट कर दिया, अब मैं चलता रहा, मैं जहाँ से जहाँ तक जाता रहूँ वो मेरे मोबाइल पर साथ साथ कनेक्ट रहे और चलता ही रहे। ठीक है, तो क्लिप भेजने थे, तो ये मामला मैंने आपको बता दिया। तो वहाँ पे आपको इंटरनेट का ऐसा ये इशू नहीं होगा, आपको सिम लेना ज़रूरी है। सिम लो, 15 दिन के पैकेज का अगर आपका है तो 15 दिन का पैकेज का लो। सिम आपको मिली थी वहाँ से जैन की, आपके भाई को 60 रियाल की, क्योंकि मेरा कनेक्शन ज़्यादा था, तो वो मेरा 15 GB उसमें उन्होंने डेटा दिया था, जो 2 दिन में ख़त्म हो गया था। फिर मैंने दोबारा सिम ली, लेकिन वो 2 दिन के अंदर मैंने जुगाड़ निकाल दिया था कि मुझे वहाँ जाना है मॉल, वहाँ जाके मैंने मॉल में से डेटा मैंने भेजना है, तो वो जुगाड़ हो गया था मेरे पास। ठीक हो गया। तो मैंने फिर दोबारा भी ली, तो मतलब मेरा जो रियालों में अगर थोड़ा सा कन्वर्जन पड़ा तो वो 120 रियाल मेरे खर्च हुए, 60 रियाल ज़्यादा खर्च हुए, क्योंकि मेरी सिम का थोड़ा सा इशू था, मुझे दूसरी सिम भी लेनी पड़ी, तो 2 जैन की सिम लेनी थी फिर मैंने। ये सिम तो उसका हो गया। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आप जा रहे हो, मुझसे तो एक भंड हो गया था, आप मत करना बैगेज के ऊपर। अभी मैं दिखाता हूँ, ज़रा बैग दिखा भाई। ये है मीडियम साइज़ का लगेज, ये कैरी बैग नहीं है, ये है फुल साइज़ का लगेज। अब मैं लेकर गया था ये, और इसके साथ एक इसी साइज़ का एक और था, तो मुझे नहीं पता था कि ये कैरी बैगेज में एक जा सकेगा नहीं जा सकेगा। मैंने कहा दोनों मीडियम साइज़ के, तो मैं वो ले गया। उन्होंने बोला भाईजान ये वाला जो है ना, ये आपका लगेज में तो जा सकता है, लेकिन सेम साइज़ का एक और भी था, तो वो कह रहे थे कि वो आपका जो कैरी करने वाला है उसमें नहीं जा सकता, लगेज में जा सकता है। अब क्या करूँ, मैं तो फंस गया था। जैसे आपने मेरे उस व्लॉग में, ये वाले व्लॉग की बात करूँ, देखा होगा कि यहाँ पे मैंने फिर कैसे एयरपोर्ट पे पापा और अली दोनों हैंड कैरी और वो ये वाला सूटकेस लेकर आए, सारा सामान मैंने चेंज किया, और उसके बाद फिर वो लेकर गया। और हैंड कैरी भी मेरी ली थी, वो अब्दुल्ला जो मेरे पुराने पड़ोसी है उससे ली थी, और वो हैंड कैरी थी एक्चुअली में, वो मुझे हैंड कैरी करनी पड़ रही थी, लेकिन वो बड़ा मजबूत बैग था। उसमें मैंने आखिर में 25 किलो तक भी वेट डाला। वो स्टोरी भी पहले ये कंप्लीट करूँ, फिर वो स्टोरी बताता हूँ। तो भाई ये वाला बैग आया, इसके साथ आया वो दूसरा वाला, तो सामान मैंने इसमें सारा शफल वगैरह करता रहा, और फिर वो चला गया।
अच्छा वो बेगम पीछे से मेरी कहती कि उसने वो चप्पल ऊपर भी दिखा दे, मैं भूल गया था अभी वो भी दिखा दे, तो पहले इसकी बात कर लो पूरी। तो ये जो बैग वगैरह थे सारे, ये इसका मामला ये था। तो मैंने एयरपोर्ट पे दोनों बैग वापस किए, पापा को अली को ये ले गए। इसके अंदर मैंने अपना सामान डाला, ये मेरा लगेज में चला गया, जो फिर मेरी क्योंकि कनेक्टिंग फ्लाइट थी तो मुझे मिला ही सीधा जद्दा में, यानी कि रियाद पे मुझे नहीं दिया गया, जद्दा पे मुझे मिला। तो ये मुझे वहाँ से मिल गया था। एक हैंड कैरी जो थी वो उठाने वाली थी, तो थोड़ा सा मुशक्क़त थी, वो मैं उठा के चलता रहा। अब क्योंकि आप यहाँ से उम्रे के लिए जा रहे हो तो हैंड कैरी में अपने क्या रखना मैं वो बता देता हूँ, क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट में भी आपको लगेज आपका नहीं दिया जाएगा। और मुझे एहराम रियाद में पहनना था, क्योंकि रियाद के बाद आने वाला था मिकात, जद्दा से पहले मिकात आता है, ठीक है। तो जो मेरा हैंड कैरी था, ये इनफेक्ट आपके भी हैंड कैरी में आपने रखना है अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट है, एहराम नंबर 1, नंबर 2 टॉवल, नंबर 3 वो जूती जो आप उसके लिए पहनोगे उम्रे के लिए, एहराम के लिए, क्योंकि एक मैंने देखा ना ये हड्डी खुली रखनी होती है आपको, ये हड्डी ये पोर्शन आपको इसको नंगा रखना होता है उम्रे के लिए, तो ये चप्पल बेस्ट रहती है, ठीक है। अब अगर आपको कैची चप्पल ही वहाँ पे देखी जाएगी, ताकि आपकी ये वाला ये जो हड्डी है ये ओपन रहे, ठीक है। इससे आपकी तो थी बहुत कंफर्टेबल है जो बात है। तो ये भाई मैंने चप्पल ली थी, पैसे पूछ रहे हैं, 650 रुपये की ली थी, बहुत सस्ती मिल गई थी, यहीं से के करीब से अच्छी थी। मैं लेकर गया था साथ में एक और जोड़ी चप्पल, 2 जोड़ी जूते लेकर गया था, कोई काम दिया है भाई, वहाँ चप्पल और एक जोड़ी जूता और एक ही वाली चप्पल, तो वो तो उसकी थी उम्रे की, इसमें लेके घूमता रहा था। ये तो ये सीन हो गया। अब मैं आपको जो बता रहा था कि वापसी में मुझे वो भारी क्यों लगा, क्योंकि भाई यहाँ से जाते हुए ही मेरा वेट था जो लगेज का वो 23 kg प्लस 7 kg का मेरा हैंड कैरी था। ये तो हो गया था 23.5 या 24 kg के आसपास, तो यही लगेज हो गया था मेरा जाते हुए। अब वापसी में खजूरें थी, तकब्बुर कह रहे हो, तबर्रुकात थे तबर्रुकात थे और बहुत सारी चीज़ें थी, शॉपिंग हुई थी। तो वेट मेरा पता है खाली ये लगेज ही भाई साहब 33 kg पे थे, 33 kg अलाउड था मेरा, 23 kg 10 kg का ओवरलोड। वो यकीन करें वो अरबी खातून ने मुझे देख ली, वो कह रही थी मुझे आंखों में कि समझ लो ना 12। तो बोला एक काम कर भाई पागल इंसान, ये ज़रा इसका कम कर इसका वेट, तो मैं तेरे को भेजूँ, वरना फिर ये बैठा है आराम से, वो सामान छोड़ के जाए यहाँ पे। मैंने कहा क्या करूँ, उसने कहा हैंड कैरी में डालो। मैंने कहा हैंड कैरी तो ऑलरेडी 3 सेव करी है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। फिर मैंने देखा कि वो छोटे छोटे आइटम जिनका वजन ज़्यादा है वो मैंने उठाया, हैंड कैरी खोली, वही एयरपोर्ट पे वो डालता रहा। परफ्यूम से बहुत सारी और चीज़ें थी, वो हैंड कैरी में डाला नहीं, ठूसा, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं हैंड कैरी में ठूसता रहा। जो जैकेट 1-2 भारी थी जैकेट मेरी, वो मैंने पहन ली, जो आपने देखा था मैंने पहनी भी थी, वैसे ज़रूरत भी थी जैकेट की क्योंकि रियाद बहुत ठंडा था, ठीक है। तो ये था मामला। फिर इसको मैं लेकर आ गया 24.5 kg, ये शायद 26 kg, तो उसने मुझे फिर अलाउ कर दिया था इसको बड़े लगेज को। बाकी तकरीबन ना 25 किलो के आसपास मैंने वज़न किया था, तो 23 पॉइंट समथिंग था, वो मैंने रखते उठा लिया। प्रॉपर रखता तो शायद उसका वेट और बढ़ के आता। वही पे वो आप जब एयरपोर्ट पे कभी जाओगे तो आपको दिख जाएगा वेट के लिए उस पर ना ऑप्शन होता है, मैंने रखा, मेरे को वो हैंड कैरी इतनी भारी, और वो फ्रॉम जद्दा टू रियाद, फ्रॉम रियाद टू कराची, वो मेरे हाथ में नहीं है, कभी इस हाथ कभी इस हाथ। अंदाज़ा करो कितनी मुशक्क़त लगी होगी। तो हैंड कैरी ऐसी रखना जो ट्रॉली वाली हो भाई, और वेट मैनेजमेंट आप घर से करके जाना। ये भंड आपके भाई से हुआ, मैं नहीं चाहता आप करो, सोच समझ के ये चीज़ करके जाना, ठीक हो गया। इसके अलावा और क्या चीज़ थी, एहराम तो आपको बता रहा था कि जब यहाँ से जाओ तो क्या लेकर जाना है। तो जैसा मैंने कहा आपके पास होना चाहिए आपके हैंड कैरी में जाते हुए एहराम, ये वाली चप्पल जो मैंने आपको दिखाई कैंची चप्पल प्लस टॉवल। आप जद्दा से पहले आपको नियत करनी होती है, नफल पढ़ने होते हैं। तो मैं क्योंकि कनेक्टिंग में था रियाद में, मैंने फिर वहाँ पर गुस्ल करके नहा धो के आपका भाई फुल फ्रेश होके उसके बाद एहराम में आ गया था, जैसे आपने व्लॉग में देखा होगा मेरे माय फर्स्ट उम्रा वाले व्लॉग में। जब एहराम की हालत में आ गया उसके बाद मैंने ये सारी अपनी चीज़ें जो थी, वो जो पहने हुए कपड़े थे उसको उसी हैंड कैरी में डाल दिया, और वो हैंड कैरी मैंने पकड़ लिया हाथ में। तो हैंड कैरी में आपको चीज़ें रखनी है, प्लस मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ें जो थी वो क्वान्टिटी में हैंड कैरी में रख ली थी, ताकि मैं अगर ज़रूरत पड़े तो उसको निकाल सकूँ, या और कोई ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मुझे फौरी यूज़ करनी पड़ सकती थी वो मैंने हैंड कैरी में रखी। अब आपकी ज़रूरत की चीज़ आप भी समझ सकते हो क्या है। दवाइयों का मैं बता देता हूँ, ये दवाइयाँ जैसा मैंने कहा कि आपके ऊपर होता है क्या लेकर जा रहे हो। मैं क्या लेकर गया था, ये छोटी सी पोटली, इसमें फ्लैजल के 2-3 पत्ते थे या 4 पत्ते, हाँ 4 पत्ते फ्लैजल के लेकर गया था, और 4 पत्ते ही पैराडॉल की लेकर गया था, और राइजिक लेकर गया था कि वहाँ ज़रूरत पड़ सकती थी राइजिक की, जो मुझे ज़रूरत सुबह यहाँ पड़ गई थी, वहाँ जाते हुए की देनी पड़ी। और ये एनाल्जेसिक जेल थी एक, वो लेकर गया था। इसके अलावा नाइस जो जिस्म दर्द की टैबलेट है वो लेकर गया था, उसका पूरा पत्ता 2 पत्ते ये इजाफी लेकर गया था। अभी इतनी सारी बच के वापस आई है, सिर्फ पैराडॉल ही यूज़ हुई है वहाँ पे, और एनाल्जेसिक की जेल यूज़ हुई है। हर किसी की अपनी मेडिकल कंडीशन हो सकती है, तो भाई मेरे असर पे मत रहना कि आपके भाई नहीं बताया था, मैं आपको बता रहा हूँ एक जनरल बात,
समझ आ गई बात? उफ, कोई चीज़ अगर मुझसे मिस हो गई या कोई चीज़ आपको जानना है कमेंट करो जल्दी से अभी, ताकि मैं अगले ब्लॉग में देख लूँ और मैं आपको फिर उसका रिस्पॉन्ड बैक कर दूँ। अभी फ़िलहाल मैंने 2 दिन व्लॉग नहीं बनाया, सैटरडे संडे। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मैं 5 व्लॉग्स आगे चल रहा था भाई, तो मैंने कहा 2 व्लॉग मैं ना बनाऊँ। एक दिन में 2 व्लॉग बने थे, इसलिए 5 व्लॉग चल रहा था। जैसे मैं ऐसे जब गया तो एक तो जहाँ से पहुँचने का, रात में उमरे का गया तो उमरे का अलग व्लॉग बनाया था, तो वो 2 व्लॉग आए तो एक ही दिन में एक ही, लेकिन मैंने तो एक ही दिन में 2 व्लॉग शूट कर लिए थे ना, वो एक सीन था। इसी तरह से जब मैं वापस आ रहा तो मैंने एक दिन में 2 व्लॉग शूट किए थे। क्या? एक मक्का की गलियों में घूम रहा, शॉपिंग वॉपिंग कर रहा, और उसी के दिन तो मुझे आना भी था कराची वापस, तो वो वाला व्लॉग भी था, तो इसलिए एक दिन में तो एक ही पोस्ट होना था। तो ऐसे में 5 व्लॉग्स आगे आ चुका था, यानी कि मैं जो आज शूट कर रहा था वो 5 दिन के बाद जाके लाइव हो रहा था। इसलिए बहुत सारे आपके कमेंट्स के जवाब बहुत लेट हो रहे थे, बहुत सारे लोगों ने दुआओं का कहा, लेकिन डेफिनेटली वो मैसेजेस, वो कमेंट्स उस टाइम हुए जब मैं वहाँ मौजूद नहीं था। लेकिन मैंने एक ओपन दुआ अल्लाह से ऐसे करी कि अल्लाह पाक, बेशक मैं एक एज अ ब्लॉगर भी हूँ, मैं लोगों की तक अपनी बात पहुँचाता भी हूँ, तो लोग मुझे कमेंट्स करेंगे, किसी की जेक जायज़ आ जाते हैं, अल्लाह पाक वो बाद में भी करें, आप पूरा फरमाइएगा। वैसे भी मैंने ऐसा सुना है, गलत हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, हिदायत करें अल्लाह पाक मेरी भी, कि जब एक बंदा उम्रा करके आ भी जाता है तब भी 40 दिन तक उसकी दुआएं कबूल होती रहती है। अगर मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। बहुत सारी चीज़ें आलिम फाजिल लोग ही जानते हैं, हम जैसे नाजिज़ नहीं जानते, समझ रहे हो? तो ये वाला व्लॉग अब मैं यहाँ एंड करता हूँ। कोई चीज़ मिस हो गई है तो बहुत माजरत, लेकिन फिर याद दिला देना, उसके ऊपर उस टॉपिक पे मैं फिर आपको वीडियो बना दूंगा। कोई मसले वाली बात नहीं, आपका भाई आपके लिए हाजिर है, ठीक है? दुआ में इजाज़त दो, बहुत सारे प्यार, और मैं बहुत 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 ऐसे शुक्र अदा करता हूँ आपका, आपने जितना माशाल्लाह चैनल को सपोर्ट दिया, बहुत 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 शुक्रिया इसके लिए। मैं, मेरी फैमिली दिल से आप सब लोगों को शुक्र अदा करते हैं। आपने माशाल्लाह अच्छा सब्सक्राइब कर रहे हो, अच्छा देख रहे हो, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं आपके। मैं एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ जिसे दुनिया अच्छे अल्फाज में याद रखे, ठीक है? ऐसे भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जिन्हें लोग अपने अपने अल्फाज में अपनी अपनी सोच के मुताबिक उनको याद करते हैं या फिर उनको तनकीद करते हैं। मैं एक अच्छे वे के अंदर अपनी लाइफ को लेके चलता हूँ, अच्छे वे में ही मैं यूट्यूब पे भी आना चाहता था, मैं आया हूँ। अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं आपके आगे हमेशा अपने आप को अच्छा ही रिप्रेजेंटेबल रखूँ, और बस आप लोगों की दुआएं चाहिए, ठीक है? तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं कि मैं आपको बोलूँ, आप कर रहे हो, एंड आई नो इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। दुआ में इजाज़त दो, अल्लाह हाफ़िज़।